गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो सारे टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे उससे लास्ट लेक्चर में किए थे। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम। तो आज भी हम करेंगे जो टॉपिक है दैट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम। तो इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। यहां पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। एक हमारे पास थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और उस चार्ज शीट के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं हमने कैसे फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने इसके लिए कंसाइडर कर लिया, कंसाइडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये जो है हमारे पास एक ये थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो हमने एक सरफेस ली हुई है, हमारे पास एक शीट है, तो शीट है तो उसका एरिया हम लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्या है, सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द शीट। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट। ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द शीट। और वो शीट से कितनी डिस्टेंस पे है, एट अ डिस्टेंस R। Electric field intensity E on either side of sheet must be perpendicular to the sheet and having same magnitude at all points equidistant from sheet। उसने हमें ये कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑन आइदर साइड ऑफ शीट, शीट के इस साइड भी और शीट के इस साइड भी, the electric field intensity on either side of sheet is perpendicular to the sheet। perpendicular है, देखो शीट को हमने ऐसे रखा हुआ है और जो सिलेंडर है वो ऐसे पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, दैट इज परपेंडिकुलर टू द शीट। शीट हमने ऐसे रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में इधर एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड इधर एक्ट कर रही है। तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज की क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर हो गई। तो हमने ये लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन आइदर साइड ऑफ शीट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू शीट एंड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम शीट। देखो ये तो बात हम पहले कर चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर हम इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो वो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। और अगर डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो हमने इसके लिए क्या कर लिया, कंसाइडर कर लिया, कंसाइडर सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ds। ये जो एक सिलेंडर कंसाइडर किया हमने जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ds है। इस साइड का एरिया भी ds है, इस साइड का एरिया भी ds है। एंड लेंथ उसकी कितनी है, 2r। ये जो टोटल लेंथ है, ये शीट जो है इसके सेंटर में इंसर्ट की हुई है ऐसे। तो जो शीट है उसके इस साइड भी डिस्टेंस r है, शीट के इस साइड भी डिस्टेंस r है। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गई दैट इज 2r एंड 2r बी द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। एट टू एंड्स ऑफ सिलेंडर p एंड q, दिस इज द एंड p एंड दिस इज द एंड q। ये दोनों जो एंड है, इन दोनों एंड्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E and area vector n cap are parallel to each other। P and Q, the electric field intensity means E।
and n cap that is area vector are parallel to each other. दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. इस साइड भी देखो आप, E जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, n कैप भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. इधर देखो आप, E जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है, n कैप जो है वो भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. तो दोनों एंड के ऊपर E और n कैप जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो गए. तो पैरेलल हो गए, उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया एट द पॉइंट P. सिमिलरली हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया एट द पॉइंट Q एंड देन हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया एट बोथ एंड्स. तो हम देखते हैं, पहले हमने निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट P. P के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखो स्मॉल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा. तो d phi E इज इक्वल टू E डॉट ds. ds को हमने लिख दिया n कैप इंटू ds. अब बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट मींस cos थीटा, पर दोनों पैरेलल चल रहे हैं तो cos थीटा, थीटा कितना हो गया 0 और cos 0 कितना होता है 1. तो इसलिए हमने यहाँ पे cos 0 को 1 लिख दिया और n कैप को भी 1 लिख दिया. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट P कितना आ गया, EDS. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट Q. Q के ऊपर निकाला तो Q तो ये पॉइंट है. अब यहां भी देखिए आप, E और n कैप जो है सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो गया और cos 0 1 होता है. तो सिमिलर आ गया बिल्कुल यहाँ पे भी जो रिजल्ट है, E डॉट ds दैट इज इक्वल टू E डॉट n कैप ds दैट इज इक्वल टू E ds. इक्वेशन नंबर 2. अब हमने दोनों एंड्स के ऊपर निकाल लिया अलग अलग. अब दोनों एंड्स के ऊपर टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी, तो सॉरी टोटल फ्लक्स कितनी होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन बोथ एंड्स. तो पहले एंड प्लस दूसरा एंड, दोनों को जोड़ दिया, दैट बिकम्स टोटल फ्लक्स एट बोथ द एंड्स. दोनों एंड्स के ऊपर टोटल फ्लक्स आ गया 2EDS. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब हमने दोनों एंड के ऊपर तो निकाल लिया, अब हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द कर्व्ड सरफेस. जो ये कर्व्ड सरफेस है, ये सरफेस या इसके नीचे वाली जो सरफेस है, दिस इज कर्व्ड सरफेस. इसके ऊपर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा. तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो n कैप जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90. सिमिलरली आप यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्ट कर रहा है, n कैप ऐसे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90. तो कर्व्ड सरफेस जहां भी है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और n कैप के बीच में जो एंगल है वो 90 बन रहा है. और 90 बन रहा है तो cos 90 कितना हो जाएगा 0. और cos 90 0 होगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ऑन द कर्व्ड सरफेस कितनी हो जाएगी 0. तो ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर E and n कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. अगर परपेंडिकुलर है तो टोटल फ्लक्स कितनी हो गई 0, क्योंकि cos 90 0 होता है. और cos 90 0 होने के कारण जैसे आपने यहाँ पे cos 90 0 किया तो आपकी फ्लक्स भी 0 होगी. सो देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ कर्व्ड सरफेस टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसका मतलब जो कर्व्ड सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो यहां से हमें क्या मिला कि जो एक सिलेंडर का जो टोटल फ्लक्स है दैट इज ओनली फ्लक्स ड्यू टू बोथ एंड्स. दोनों एंड के ऊपर जितना फ्लक्स होगा वही उसका टोटल फ्लक्स है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस के ऊपर तो जो फ्लक्स है वो कितना है 0. तो टोटल फ्लक्स अगर हम देखें, टोटल फ्लक्स ओवर इंटायर सरफेस ऑफ सिलेंडर, पूरे सिलेंडर की अगर टोटल फ्लक्स अगर हम देखें तो दैट इज द फ्लक्स ड्यू टू बोथ एंड्स.
वो दोनों एंड्स के कारण ही होगी, कर्व्ड सरफेस के कारण नहीं होगी, क्योंकि कर्व्ड सरफेस के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू 0 है। तो टोटल फ्लक्स ओवर इंटायर सरफेस ऑफ सिलेंडर दैट इज 2EDS। जो हमारे पास बोथ एंड्स आए थे उनकी भी फ्लक्स कितनी थी 2EDS, और इंटायर सिलेंडर की फ्लक्स भी कितनी है 2EDS, क्योंकि दोनों एंड्स के कारण ही होगी। अब चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर, चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर, चार्ज होता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, और जो हमारे पास ये जो एरिया एलिमेंट है इसका एरिया कितना है ds। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ds। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हमें क्या कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो phi E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है 5 नंबर, एक इक्वेशन हमारे पास ये है 4 नंबर, दोनों से हमने टोटल फ्लक्स ही फाइंड आउट की है। वहां से भी phi E निकाला है, यहां से भी phi E निकाला है। अब दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड भी हमने इक्वल पुट कर दी। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 दोनों की जो साइड्स है राइट साइड्स वो इक्वल पुट कर दी हमने। तो यहां से हमने देखा 2EDS इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। 2EDS Q चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर वो किसके बराबर था सिग्मा इनटू ds। तो जहां पे हमने Q लिखना था वहां लिख दिया सिग्मा इनटू ds, और ds के साथ ds कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारे पास E की वैल्यू निकाल ली हमने, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। This is the electric field intensity due to thin infinite plane sheet of charge। अगर हमारे पास thin sheet है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E is equal to sigma by 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यही शीट थिक हो जाए, जैसे हम पहले बात कर रहे हैं कॉपी के एक पेज की और फिर पूरी कॉपी की बात करें हम, तो इसका मतलब हो गया कि शीट जो है वो थिन से थिक हो गई है। और जब शीट थिक हो जाती है बेटे, जब शीट थिक हो जाती है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑन बोथ साइड। इफ शीट इज थिक देन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बोथ साइड ऑफ शीट। जैसे मैं बात कर रहा हूं, पहले हम सिर्फ इस पेज की बात कर रहे हैं, ओनली थिन शीट, दिस इज अ थिन शीट। जब शीट थिन होती है तो चार्ज एक साइड ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर हम इस पूरी बुक की बात कर लें तो ये पूरी बुक जो है दैट इज थिक शीट, और थिक शीट के दोनों साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस साइड भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इसकी ये साइड है इस साइड भी चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब शीट थिक होती है तो चार्ज जो है वो दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इफ शीट इज थिक देन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बोथ साइड ऑफ शीट। तो चार्ज अगर दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक शीट ऑफ चार्ज। अब हमारे पास शीट कौन सी होगी थिक होगी, तो थिक शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। तो देखो दो थिन को जब हम जोड़ देते हैं तो एक थिक बन जाती है, एक ये थिन थी हमारी, एक ये थिन थी, तो इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को जोड़ दिया तो दोनों की इंटेंसिटी को भी जोड़ दो, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारे पास आया 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो E आ गया हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक शीट ऑफ चार्जेस। तो आज हमने किया पहले थिन शीट ऑफ चार्जेस। थिन शीट के अंदर बेटे चार्ज जो है वो सिंगल साइड डिस्ट्रीब्यूट होता है,
और थिक शीट के अंदर चार्ज जो है वो दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने पहले फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज, फिर हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक शीट ऑफ चार्ज। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।